बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं प्राइम स्टूडियो में एपिसोड 2। आप सभी देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, एजुकेशन का मामला हो या फिर समाजी शख्सियत के हवाले से मीरपुर के मुख्तलिफ मैदानों में हम इनको सफ़े अव्वल पाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर मिर्ज़ा वजाहत बेग साहब को, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमें ये मौका दिया कि हम तालीमी एतबार से और कुछ माशरे के एतबार से हम आपसे अहम सवाल कर सकें। जरूर। तो सवालों का सिलसिला हम आगाज कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सर, आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, तो सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपका सफर पैशन के साथ आया या फिर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई? इसका बड़ा खूबसूरत आपने माशाल्लाह ये सवाल रखा है। एक तो ये कि एजुकेशन से हमारा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड है, माय फादर वाज अ टीचर इन आर्मी एजुकेशन कोर, तो एक तो उनसे इंस्पिरेशन थी इस फील्ड के हवाले से। दूसरी, मुझे इस प्राइवेट सेक्टर में जो लाने वाली शख्सियत हैं वो थी प्रोफेसर मिर्ज़ा असलम मरहूम, F2 से उनका ताल्लुक था। वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले सेक्रेटरी थे तालीमी बोर्ड के। उनके साथ मुझे कुछ 2-3 माह में प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मौका मिला। ये 95 की बात। उन्होंने मेरी इस्लाह ऐसे अंदाज में की कि मैं उनका गर्विदा हो गया। जब उनका गर्विदा हो गया तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि नहीं, मेरा पहले कोई और प्लान था, मतलब आई हैड टू गो टू द बिजनेस साइड, कि मैंने कोई उस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना था, और बल्कि वो तकरीबन प्लान था। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो माशरे में असल में उस्ताद कहलाने के हकदार हैं, कि जिन्होंने एक शख्स की ज़िंदगी तब्दील करके रखी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सेटअप में जितने लोग जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं, और ख़ास कर जो बग़ैर किसी अदायगी के उनको अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट के साथ साथ मेरे वो मेंटोर, वो मेरे वो टीचर, उनका इंशाल्लाह उसको अजर अल्लाह पाक ज़रूर देंगे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे मैं। बिल्कुल ठीक। यानी सर, आपका जो इनिशिएटिव था वो किसी और तरफ था पास में, लेकिन एक उस्ताद की बुनियाद पर आपका रुझान इस तरफ आ गया। तो सर, आपके चूंकि एजुकेशन डिफरेंट इदारे जो हैं वो आपसे कनेक्टेड भी हैं रहनुमाई के एतबार से, तो आपकी नज़र में एक प्राइवेट स्कूल को कैसा होना चाहिए? एक्चुअली सबसे जो मुख्तसर इसकी वजाहत हो सकती है, प्राइवेट स्कूल्स के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। हमें एक हकीकत पसंद और सही मानों में, अगर हमारा दावा यह है कि हम पेशा पैगम्बरी से वाबस्ता हैं, तो देखिए वाबस्ता होना अपनी जगह पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग ज़रूर है, लेकिन उसके तकाज़े भी हैं। जब तक हम उन तकाज़ों पे अमल पैरा नहीं होंगे, मेरा ख्याल है हमें शायद वो कहलाना भी नहीं चाहिए, या ये मानना चाहिए कि इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सिर्फ फीसिस के ऊपर फोकस है उनका, और गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे भी बच्चे पढ़ सकते हैं, तो इन दोनों को आप डिफाइन कैसे करते हैं? प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली उन्होंने फीस पे फोकस शायद इस हवाले से भी होता है कि उनके जो आमदन अखराजात हैं उसका वाहिद जरिया जो है ये वाजिबात होते हैं, फीस होती है, जिनके जरिए उन्होंने काम चलाना होता है। तो गवर्नमेंट में तो ऐसा मामला नहीं होता, उनको तो ज़ाहिर है वहाँ से हुकूमत की तरफ से पे वगैरह मतलब ज़ाहिर डेफिनेटली उन्हें मिलनी होती है। मैं ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। मेरी फैमिली के ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में टीचर और प्रोफेसर रहे हैं। हमारा सारा फैमिली बैकग्राउंड ही गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज का है, सर्विसेज का भी और पढ़ने का भी। बिल्कुल सही। अच्छा, और बहुत सारे पेरेंट्स के जहनों में या फिर जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनके जहन में एक सवाल ये भी होता है कि प्राइवेट स्कूल फीसिस पे फोकस कर रहे हैं जी, फैसिलिटीज प्रोवाइड उस तरह से नहीं कर रहे। ओवरऑल प्राइवेट स्कूल की हम बात कर रहे हैं जी। एक उसमें नमान साहब अलमिया ये है, कल भी मैंने एक पोस्ट देखी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने वो पोस्ट लगाई कि 40 रुपए वाली कापी 140 की फरोख्त हो रही, तो मैंने के मोनो लगा हुआ है, मैंने फिर उन्हें लिखा कि जी पहली तो बात यह है कि ऑल दैट फिंगर्स नॉट अलाइक, सारे अच्छे भी नहीं है और सारे बुरे भी नहीं। हर फील्ड में ऐसे होता है, अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। तो अब अगर एक चीज का आपके पास एविडेंस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि वो न्यूज या वो खबर जो वो वायरल और कम्युनिकेट नहीं भी होनी चाहिए।
क्योंकि ये भी मुनाफिक की एक निशानियों में से निशानी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जब तक उसे कंफर्म ना हो तो उसे वो चीज़ आगे नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, किसी भी अदारे में देखें हर वक्त इस्लाह की गुंजाइश जैसा पहले मैंने कहा मौजूद रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी एक अदारे में कोई चीज़ ऐसी है जो काबिल इस्लाह है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा सेक्टर ही गलत होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर एक अदारा दुरुस्त है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा सेक्टर ही दुरुस्त हो गया। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आप लीडिंग कैरेक्टर हैं जी, और ये दुरुस्त किसने करना है, हम जरा इस पे भी आ जाते हैं। जी। ये दुरुस्त बुनियादी तौर पर सारी जिम्मेदारी है जो अदारे का ओनर खुद है, पहली जिम्मेदारी उसकी। बिल्कुल। दूसरी जिम्मेदारी आती है जो तंजीम के अकाबरीन है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, बाकी टीम भी शामिल है। हमारा फर्ज बनता है जहाँ पे किसी जगह पे कोई कमी खामी मौजूद है उनको वहाँ पे जो है वो बताया जाए। और मैं आपको यहाँ पे शेयर करता चलूँ, बाज़ अदारे मुझसे नाराज़ रहते हैं कि जी आप तंजीम के प्रेसिडेंट हैं और फेवर आप जाके वो पेरेंट और फलां की कार्यती हैं। मेरे कहने का मतलब देखिए, हमें हकाइक को तस्लीम करना चाहिए और उन हकाइक पे हमें अमल करना चाहिए, वेदर वो हमारी फेवर में है या फेवर में नहीं। एक हकीकत पसंदाना सोच के साथ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। और लोगों की तरफ से एक सवाल ये भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इलाइट्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है शायद उन्हें इस तक ये बात उन तक पहुंची नहीं है। इसमें सारे तबकात के लिए सहूलियात मौजूद है कि लो आपकी जहाँ पे फी है, जो बंदा कोई अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। जो कोई जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, आप देखें मार्केट में एक आम कस्टमर के लिए भी कोई शॉप मौजूद होती है और मिडिल के लिए भी और एग्जेक्टिव के लिए। कल मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि मीरपुर में एक शॉप खुली है तो उन्होंने 10,000 रुपए के स्लीपर खरीदे। अब मेरे जैसा बंदा तो भाई जी 10,000 रुपए के स्लीपर नहीं खरीद सकता। अब मैं कहूँ जी मार्केट बहुत महंगी है, भाई आई शुडंट गो देयर, इफ आई कांट अफोर्ड तो मुझे वहां पे जाना नहीं चाहिए। जो मतलब उसमें है, बजाय इसके कि हम दूसरों को ब्लेम करें, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसा करना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और टीचर्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल गर्दिश भी करता होगा, आप तक भी पहुंचता होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर टीचर्स की सैलरीज बहुत कम है, एक्सपेक्टेशंस बहुत उनसे हाई लगा के बैठे हुए हैं सारे। ये बात अपना दुरुस्त है, लेकिन इसका जवाब मैं यूं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए हर अदारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कोई ग्रांट वगैरह तो मिलनी नहीं होती, ना ही कोई मतलब किसी तरफ से उसको और हेल्प आउट होती है। उसने चलना है, जो अपनी उसकी इनकमिंग है उसके मुताबिक उसने मैनेज करना है। जितना उसका रेवेन्यू है, बजट है, उस बजट के मुताबिक उसने चलना है। तो सर फिर जो टीचर्स हैं उनके जो जरूरियात जिंदगी हैं जी, अब एक टीचर भी अच्छा चाहिए एक इदारे को जी, तो उनकी वो कैसे पूरी होंगी? अगर इदारा कहता है कि हमारी इनकम कम है, हम उसके मुताबिक आपको फैसिलिटेट करें। देखिए ये बुनियादी तौर पर जो है ना वो म्यूचुअल आप कह लें कंसेंट के से ही मामलात चलते हैं कि टीचर को भी वो चीज़ उसकी वो ज़रा बामी रजामंदी से ही अदारे में उसने काम करना है। कोई बाई फोर्स तो वो कोई करवा नहीं सकता, या ये जबरी मुशक्कत तो होती नहीं है कि इसको कहें कि उससे ले लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि देखें समथिंग इज बेटर देन नथिंग के हवाले से अगर देखा जाए, आप उसके देखें कि कितने वसाइल के बावजूद प्राइवेट सेक्टर आउटकम क्या दे रहे हैं, कितने बेहतरीन शानदार रिजल्ट। वो ज्यादा अगर आप देखें तो ज्यादा पूरा ये प्राइवेट सेक्टर के नाम इंशाल्लाह। तो सर ये टीचर की सैलरी के मसले को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला बनाया जा सकता है कि जो वर्क करे प्रैक्टिकली? बुनियादी तौर पर उसमें फिर बात वही आ जाती है कि जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे हर तरह की जो है ना वो सोसाइटी के लोग मौजूद हैं कि आप देखें कि आप जीरो से लेके आप जो है ना वो अगर आप बड़े लेवल तक जाते हैं तो वो सारी किस्म के जब हमारे यहाँ मुआशरे में वो सहूलतें मौजूद हैं। तो मेरा तो ज़ाती राय ये है कि हर एक को अपनी अपनी उसके मुताबिक उसे जो वो मैनेज करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि टीचर्स दिन ब दिन जो है ना वो टीचिंग शोबा छोड़ते जा रहे हैं। जी, हम ऐसा देख रहे हैं मुआशरे के अंदर। उसकी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है कि ये एक लो पेड प्रोफेशन है और लोग इसके बजाय सेल्समैन बनने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस बात को फिर हम ये नहीं समझते कि आने वाले वक्त में हमारे पास टीचर्स नहीं बनेंगे? ये बात दुरुस्त है। असल मसला ये है कि इसका ताल्लुक है हमारी जो आप कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो मुल्की सूरत हाल और पॉलिसी के मुताबिक है कि अगर एक टीचर के अखराजात उस पे में पूरे नहीं हो रहे वो लामाला तौर पर सोचेगा
कि मैं ऐसा कैसा क्या काम करूं जिससे मुझे पैसे ज्यादा मिले तो मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकूं। ये तो जो अफराते ज़र की रेशो है वो उस इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि हर बंदा वो अपनी ज़रूरत जिंदगी पूरी करने के लिए कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से जो है ना वो उसको वो काम मिले। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरी एक स्टूडेंट है तो वो किसी क्लॉथ शॉप में काम करती है। बिल्कुल सही। वो 9 to 9 वो बेचारी काम करती है। उसने कहा जी कि मुझे पैकेज तो बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है लेकिन अब मुझे वहाँ पे मंजिल याद रखना ज़रूरी नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिलता तो मुझे प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है क्योंकि टीचिंग जो है इसका ताल्लुक है आपके डिवोशन और डेडिकेशन के साथ। टीचर बाय बर्थ भी पैदा होते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसका ताल्लुक है आपकी जो थिंक टैंक की ममालिक की जो पॉलिसी होती है उसके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जब मुआशरे में उसकी अफादियत और अहमियत को उजागर ही नहीं किया जाएगा तो उसको प्रमोट ही नहीं किया जाएगा तो उसको तो उससे गर्ज नहीं है। बिल्कुल। अब आप देखें कि जवाब जरा लंबा होता जा रहा है कि मुआशरे में हम अक्सर रोना रोते हैं कि जी तरबियत नहीं है। उसका जिम्मेदार 3 तबके हैं। पहला तबका पेरेंट्स, दूसरा टीचर, तीसरा उलमा भी टीचर है। बिल्कुल। जिन लोगों ने देखिए सिखाना होता है अगर वहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो टीचर भी उसी सोसाइटी से निकला होगा। Exactly. जब उसकी अपनी तरबियत उस लेवल पर नहीं हुई तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो सका कि वो आपको जो है ना वो न्यूटन और इब्ने सीना और बेहतरीन किस्म के मुसलमान मुआशरे में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक इस सवाल को हम जरा सम अप करने के लिए, एक प्राइवेट स्कूल की जो टीचर की सैलरी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसमें कोई फिक्स नहीं किया जा सकता, ये डिपेंड करता है। बाज़ का होता है प्राइवेट सेक्टर में जो जिस टीचर के पास क्वालिफिकेशन हो सकता है कम, हो सकता है उसकी वहां पे आउटकम अच्छी हो अदारे में, ये अक्सर देखा गया। और हो सकता है ये भी है कि जिस टीचर के पास डिग्री मौजूद है उस टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता हो। हाँ, मतलब ये यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने उस टीचर को ज्यादा वैल्यू करेगा, ज्यादा मैनेज करेगा पे के मामले में, जो उसको अच्छा आउटकम दे रहा है, जो अच्छा पढ़ा रहा है, जिससे पेरेंट्स सेटिस्फाई है, बच्चे सेटिस्फाई। जो एक ऐसा टीचर है कहता है मैं पढ़ाया उन्होंने नहीं किया क्या तो हम क्या करें, तो उसको तो कंसिडर नहीं किया जाए। सर इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है और ये आपके मुतालिक है। लोगों का ऐसा कहना है, हमने बाहर से सुना है कि आपके अपने इदारे के अंदर टीचर लॉन्ग टाइम स्टे नहीं करता, इसकी वजह क्या है? ये किसी हद तक बात दुरुस्त है भी और नहीं। दुरुस्त इस हवाले से है कि जो काम करने वाले लोग हैं और जैसे उनको देखें पूरी दुनिया में क्या होता है, जो कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 बेस पे काम करती हैं। एक होता है कि प्लान व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू प्लान। दूसरा ये होता है कि कहा जाता है डू एज डायरेक्टेड। अगर तो कोई आपके साथ ऐसे काम करने वाले लोग मौजूद है जो उसके मुताबिक चल रहे हैं, अदारा कभी नहीं चाहेगा कि वो एग्जिट हों। उसकी मिसाल ये है कि अभी हमारे सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक मोहतरमा जो है वो 18 साल से काम कर रही हैं, एक 13 साल से काम कर रही हैं और एक मोहतरमा को अभी जो है उन्होंने 26 साल सर्विस दी है और अब उनको ताहयात उनकी पे मिलती रहेगी। वो महीने में सिर्फ 1 दिन आएंगी, ये इसी इदारे के जो रिसेप्शन में मिसेस कमर साहिबा, उनको ताहयात इंशाल्लाह ताला उनकी पे मिलती रहेगी। इसकी वजह यह है कि देखें हमने मुआशरे में जो है वो इन लोगों की कदर करनी है जो अच्छा उस्ताद है। ना टिकने की 2 वजूहात हैं। एक तो वो जो यहाँ जिसकी तरफ असल इशारा आपने, उसकी असल वजह यह है कि एक अगर बंदा आपकी पॉलिसी पे अमल ही नहीं कर रहा या जब आप उसको गाइड कर रहे हैं तो वो कहता है भाई जी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज्यादा सियाना, आप उस सियाने को आप कहाँ पे रखेंगे? तो इससे बेहतर होता है कि जी कालू सलाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये था आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट। अभी हम लोग सेकंड सेगमेंट की तरफ चलेंगे और सेकंड सेगमेंट के अंदर हमारे जो सवालात हैं बड़े लाइट्स होने वाले हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम लोग वजात साहब को लेके चलते हैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जिससे हम उनके मुतालिक कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे जो शायद आज से पहले सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं हुए होंगे। सर इस सेगमेंट में ये बड़े लाइट से सवाल होंगे कि आपसे हम आपकी लाइफ के बारे में ये जानना चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज की एक ऐसी स्टोरी, ऐसा वाकया जो आज भी आप याद करते हैं तो आप सोचते हैं ये मैंने किया था। हाँ, स्टूडेंट लाइफ के हवाले से ये है कि मेरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वालिद साहब का तल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी एजुकेशन कोर्स से था, तो वो शुरू से ही ज़रा थोड़ा सा चाहते थे कि ये जो है ना वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़े और फिर उन्होंने मुझे तकरीबन कोई 3 या 4 क्लासेस घर में पढ़ाई। बिल्कुल, मैंने स्कूल में शायद मेरा ख्याल है 5वीं क्लास तक अगर गया हूँ तो उसमें मैंने सिर्फ 2 एग्ज़ाम दिए, बाकी सारे वो उन्होंने मुझे पढ़ा के घर में, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दी, इसी वजह से कुछ शायद एज में
जो है ना वो थोड़ी एज में आगे ज़्यादा फिर आगे कामयाबी मिलती थी। और एक और ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने उस वक़्त बज़्म अदब होता था, हाँ। हर थर्सडे को हाफ डे होता था और ये कल्याल स्कूल 0 to 10 क्लास होती थी। तो मुझे टीचर ने कहा जी आपने तकरीर करनी है। तो मैं जब वालिद साहब के पास गया तो उन्होंने शायद बिज़ी थे, उन्होंने कहा जी टाइम नहीं है। जो मेरी हमशीरा साहिबा प्रोफेसर साहब हैं उनके पास गया, उन्होंने भी कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई। आई वाज़ इन द 3 क्लास एट दैट टाइम। तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन ये थी, फिर मुझे कहीं से कोई बुक मिल गई जिसमें तकारीर लिखी होती हैं। उस तकरीर में लिखा होता है जब वो काबिल कदर साहिब सदर साहब और असातिज़ा, और आगे लिखा होता प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने वही जुमला लिख लिया और मैं स्टेज पर गया और मैंने वो सारा बोला और मैंने कहा प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मतलब आई कुडंट गेस कि ये बोलना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद खासा अरसा हुआ, क्या हो गया, मैं 3 क्लास का तालिब इल्म था, 9-10 वाले जिधर से मैं गुजरूं मुझे कहते प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आपका वो जुमला जो है पूरे कॉलेज में मशहूर इतना हो गया कि वो मतलब सदा जो है ना वो याद रहा। फिर मेरे टीचर हैं ये खलीलुर रहमान शाह साहब, वो उन्होंने खासा अरसा हमारी में उस वक्त ये बरक़ियात का मजमून भी पढ़ाया जाता था। तो कोशिश ये होती थी कि अपनी नोटबुक वगैरह अच्छे तरीके से तैयार की जाए। उन्होंने नोटबुक जो है वो बड़ा अरसा मेरी संभाल के रखी और वो हर क्लास को दिखाते थे कि जी नोटबुक शुड बी लाइक दिस। और फिर मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनसे कभी सजा फिजिकली नहीं मिली। उस वक्त ज्यादा रवाज होता था। बिल्कुल सही। सर आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के एक सवाल और गर्दिश करना शुरू हो गया है कि मिर्जा वजाहत अपनी स्टूडेंट लाइफ में शरारती स्टूडेंट थे या मासूम स्टूडेंट थे? शरारती स्टूडेंट कह सकते हैं, शरारती कह सकते हैं। और फिर जब आप टीचिंग लाइफ के अंदर आए तो आप एक सख्त टीचर थे या फिर आप बड़े पोलाइट टीचर? नहीं, मैं सख्त टीचर था कि ये मेरी मोटिवेशन वाले साहब के थ्रू थी कि उन्होंने हमें जब खुद पढ़ाया तो वो उनका जो मयार था उसके मुताबिक तो आज तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। जो उनका अपना लेवल ऑफ टीचिंग था या डिमांड जो वो करते थे, इसी वजह से बाज़ लोगों से हमारी नहीं बन पाती कि जो मतलूबा मयार पर फिर वो नहीं पूरा होता। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे इस प्रोग्राम का वो सेगमेंट शुरू होने वाला है जिसमें सर आपके पास सिर्फ ऑप्शन होगा नो और यस कहने का। आप किसी भी क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर सकेंगे, सिर्फ नो और यस में आपने आंसर करना होगा। फिर आप सख्त हो गए ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहला हम सवाल करते हैं, ये भी थोड़े तलख सवाल भी हो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसा बनाने के लिए है या एजुकेशन सेकेंडरी है? नो और यस? नो। नो। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल? नो। एक अच्छी जॉब सिर्फ तभी मिल सकती है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो? नो। प्राइवेट स्कूल के टीचर सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं, उनका पैशन नहीं होता? टू सम एक्सटेंट। ओके। प्राइवेट स्कूल वाले हर छोटी छोटी चीज का फाइन लगाते हैं? नहीं। प्राइवेट स्कूल सिर्फ स्टेटस सिंबल बन चुके हैं, वहां पढ़ाने वालों को सिर्फ ब्रांड दिखाना होता है, एजुकेशन नहीं? नो। नो। गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम बेहतर हो सकता है अगर प्राइवेट स्कूल के लोग उनकी मदद करें? यस। प्राइवेट स्कूल सिर्फ रट्टा लगवाते हैं, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को नहीं सिखा रहे? नो। प्राइवेट स्कूल की फी गवर्नमेंट स्कूल से 10 गुना ज्यादा होती है पर एजुकेशन सिर्फ 2 गुना बेहतर है? नो। नो। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस से ज्यादा कुछ नहीं है? नो। अब हम एक ऐसी गेम सर के साथ खेलने वाले हैं कि जिस गेम को देखने के बाद शायद मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अलर्ट भी हो जाएं, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मीरपुर आजाद कश्मीर के जितने भी इदारे हैं वो सभी इनके साथ कनेक्टेड हैं। सर मैं मुख्तलिफ इदारों के नाम लूंगा, आप इदारे के एतबार से उनको एक नसीहत करें। सबसे पहले पाक कश्मीर, ख्याल रखना चाहिए अवाम का, ख्याल रखना चाहिए। पंजाब कॉलेज, सेम एज के ख्याल रखना चाहिए। किप्स, बहुत ज्यादा रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। फारान, मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत, मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जिन्ना इस्लामी मॉडल कॉलेज, बहुत इस्लाह दरकार है, बहुत इस्लाह दरकार है। लीड्स कॉलेज, ज्यादा ही दरकार है, कुछ ज्यादा दरकार है। किंग्स कॉलेज, इंतजामिया तब्दील होनी चाहिए, इंतजामिया तब्दील होनी चाहिए। सुपीरियर कॉलेज, मेरा ख्याल है बेहतर है, माशाल्लाह बेहतर है। इसके अलावा एक ऐसा मैसेज जो आपकी तरफ से हमारे तमाम देखने वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और इदारों के लिए, जो आप लास्ट में देना चाह रहे हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज माशाल्लाह ताला एक बहुत अहम मौजू की तरफ जो है बड़ी सैर असल हमारी गुफ्तगू हुई। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो प्राइवेट स्कूल्स के ज़िम्मेदारान हैं, अहदेदारान हैं, मालकान हैं, कि ये याद रखिए कि सीट पे
बैठा हुआ शख्स हर वक्त दुरुस्त नहीं होता, उसको अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए कि कहाँ पे वो गलत है, कहाँ पे सही है। हमें खुद एहतसाबी से गुजरना चाहिए। और टीचर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो बच्चे आपके पास हैं, ये कौम की अमानत है, इनकी तालीम और तरबियत करना टीचर, हेड टीचर, ऑनर्स, ये सब की बाहम जिम्मेदारी है। जब तक ये अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तब तक फिर जो वो मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे, और फिर अपने उस दावे में भी मैं समझता हूँ बातिल हो जाएंगे कि हम पैगम्बरी पेशा से मुंसलिक। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मैं तमाम नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, आज की जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे, फरहान एजुकेशनल नेटवर्क के चेयरपर्सन हैं और चेयरमैन हैं मुगल फाउंडेशन के, और प्रेसिडेंट हैं काइस के, और प्रेसिडेंट अप्सका के हैं। और बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। यकीनी तौर पे आज की ये गुफ्तगू हमारे माशरे के लिए मीनिंगफुल होगी और फ्रूटफुल होगी। जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।